वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टिव एलिमेंट हो तो और साइनसॉइडल वोल्टेज या फिर करंट अप्लाई करें तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसको हम बोलते हैं साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब देखते हैं, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी जो कि मैंने अभी बताई। अब ये देखें, प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक। और ये हमने साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया जो है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब जैसे कि हमने साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया तो साइनसॉइडल करंट भी यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक है। कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट यहाँ से यहाँ जा रही है। वैसे तो अल्टरनेटिंग होती है बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें पता है कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही करंट यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये इस करंट को अपोज करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट को इस डायरेक्शन में अपोज करेगा। और हमने बेसिक ऑफ इंडक्टेंस वाले फार्मूलाज में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि E बराबर है EMF जो प्रोड्यूस होता है वो बराबर है LdI/dt, ठीक है। तो यहाँ पे अ काइंड ऑफ वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर एंड फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट यहाँ इंडक्टर से गई तो अ काइंड ऑफ EMF यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और उस EMF की वजह से यहाँ क्या होता है, करंट फ्लो करती है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है क्योंकि EMF जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द जो काज है जिसने उसको प्रोड्यूस करवाया उससे डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब कैसे कि ये बेसिक ऑफ इंडक्टेंस में हमने पढ़ा है कि जब इंडक्टर से करंट पास होती है, ठीक है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है जो कि अपोजिट किसकी है, टू द काज। काज कौन है, इस वोल्टेज की जो करंट है उसके, ठीक है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ गई इस इंडक्टर की वजह से। अब क्या होगा कि ओरिजिनल जो करंट थी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर जा रही थी, अब 2 एम्पियर वापस यहाँ से आ रही है तो टोटल जो होगी 8 एम्पियर हो जाएगी। एक्चुअल करंट वो डिक्रीज हो रही है। अगर वोल्टेज की बात करें तो ये एक वोल्टेज ये है और यहाँ से दूसरा वोल्टेज जो इंडक्टर की वजह से इंड्यूस हुआ, तो ओवरऑल वोल्टेज जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है और करंट डिक्रीज हो रही है। सो अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लगाएं यहाँ पे इस सर्किट पे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सप्लाई वोल्टेज और ये वाला वोल्ट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज इंड्यूस जो भी, ठीक। सॉरी, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज जो यहाँ पे आया जनरेट हुआ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू EL वोल्टेज या EMF इंड्यूस बाय इंडक्टर। इन दैट केस क्या होगा, V इज इक्वल टू LdI/dt। हमें पता है कि इंड्यूस EMF का फार्मूला होता है LdI/dt। तो उस वजह से इसकी जो फार्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा LdI/dt। अब DI हमें चाहिए, करंट चाहिए, तो DI यहाँ पे सेम रहेगी और ये जो है V डिवाइडेड बाय L हो जाएगा और dt इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नाउ हमें वोल्टेज पता है, वोल्टेज हमारा था V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो V की जगह हमने वी एम साइन ओमेगा टी रख दिया, डिवाइड में L सेम पड़ा है और dt सेम। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं इस डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए क्योंकि हमें चाहिए करंट और करंट यहाँ पे डेरिवेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या होता है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले ली, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेट अपने आप में कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमें मिली सिर्फ करंट। और अगर यहाँ की बात करें तो वी एम डिवाइडेड बाय एल मैक्सिमम वोल्टेज और इंडक्टेंस वो सिंस कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गए और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हो गई माइनस कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। नाउ करंट जो है हमारी VM माइनस कोस ओमेगा टी, ये W यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब ये WL क्या है,
ये WL बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसका यूनिट ओहम होता है। जैसे रेजिस्टर सर्किट में रेजिस्टेंस होती है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को, ऐसे ही इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टेंस होती है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। तो ये WL बराबर हुआ XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब WL की जगह हमने XL रख दी इसी फार्मूला में। हमारे पास ये था VM इज इक्वल टू माइनस को आई इज इक्वल टू VM अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने ओमेगा एल की जगह रख दिया XL। ठीक है, अब V नोट अपॉन XL बिकम्स IM इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। ये माइनस वही सेम है, सिंस ये हम एक रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा उसी तरीके से होती है, तो उस वजह से V और XL के रेशो को हमने I कंसीडर किया है। जैसे हम लोग नॉर्मल करंट का रेशो होता है V/R, यहाँ पे V/XL है। ठीक, नाउ अब इस इक्वेशन को अगर इन टर्म्स ऑफ हम को साइन लिखें, ये कोसाइन के टर्म्स में हम लोग इसको साइन के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा कि करंट जो होगी -IM से साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है कोस थीटा बराबर होता है साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस वजह से साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ आई इज इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, हमें बेसिक पता है साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जैसे ही ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो साइन माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस, ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस। तो हमने क्या किया है, इनको रीअरेंज करके ओमेगा टी पहले लिख दिया है और माइनस π/2 बाद में लिखे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा माइनस और ये भी हो जाएगी माइनस, और माइनस माइनस ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस, बट ये माइनस ही रहेगा जब ये माइनस इस साइन के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो। ठीक है, अब जो हमें इक्वेशन मिली वो है आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और वोल्टेज की हमारे पास इक्वेशन थी VM साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन से क्लियरली शो हो रहा है कि वोल्टेज है ओमेगा टी जो फेज डिफरेंस, और करंट का है ओमेगा टी माइनस π/2। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो करंट है वो माइनस π/2 लेग कर रही है वोल्टेज को। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रहा होता है, या फिर करंट वोल्टेज को लेग कर रही होती है बाय 90 डिग्री। माइनस π/2 है तो 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि हम कोस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा के भी तो बराबर है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो हम कोऑर्डिनेट में तो हम ये माइनस वाला क्यों लेते हैं? इसकी बेसिक वजह ये है कि हमें ओमेगा टी पॉजिटिव में चाहिए होती है। अगर हम लोग ये पॉजिटिव वाला टर्म लेते और यहाँ पे जब माइनस मल्टीप्लाई होती तो फिर हमें ओमेगा टी जो मिलती वो नेगेटिव में मिलती, और वो हमें नहीं चाहिए। इस वजह से हम कोस थीटा को हमेशा इस वाले क्वाड्रेंट में लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से तो हमें बेसिक डिफरेंस दिख गया कि साइन और करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। अब इसको फेजर डायग्राम में हम इस तरह कर सकते हैं कुछ, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, 0 डिग्री फॉर एग्जांपल, ये है वोल्टेज कुछ इस डिग्री पे। अब वोल्टेज से करंट लेग कर रही है बाय 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पीछे कहीं करंट होगी। तो 30 फॉर एग्जांपल 60 ये 30 ये मिला के 90 डिग्री, यहाँ पे आ गई करंट हमारी, ये हो गई हमारी करंट, और ये शो कर रहा है एंगल। कहीं पे भी इंडक्टिव सर्किट हो तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी करंट। ठीक है, इसको सिंपल वे में हम ऐसे भी लिखते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री एंड देन करंट। वोल्टेज को से पीछे कितना पीछे 90 डिग्री क्या मिलेगी, हमें करंट मिलेगी। तो ये था सिंपल सा लेक्चर अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ साइनसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ इंडक्टिव सर्किट। आई होप आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह।